सुवीरे जी तथा यहाँ उपस्थित सभी धम्मचारिणी धम्ममित्र और सभी जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और इस इतवार के क्लास में आने वाले सभी जो बौद्ध भाई बहन हैं, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सुवीरे जी मेरे पुराने मित्र हैं, हम लगभग 32 साल से मित्र हैं और मैं उनको लगभग 33-34 साल से जानता हूँ। तो काफ़ी मेरे बारे में वो मतलब बात करते हैं, लेकिन उनकी जो विशेष जो गुण है वो है मित्रता का। और पहले ही दिन से उनकी मित्रता से मैं प्रभावित रहा हूँ और मित्र होने के कारण वो याद करते हैं और यहाँ बुलाते हैं, तो उनका धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है वैसे देखा जाए तो ये विषय एकेडमिक जैसे है, किसी वर्कशॉप में या किसी प्रकार के चर्चा सत्र में उसके ऊपर बोला जाए इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर नागलोक में इस परिप्रेक्ष्य में उस पर कैसे बात करना चाहिए, तो जिस दिन सुवीरे जी ने मुझे पूछा कि क्या आप इस विषय पर बात करेंगे क्या, तो मुझे लगा हाँ इंटरेस्टिंग विषय है, इसके ऊपर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए मुझे उस समय मालूम नहीं था, मैं बोला हाँ मैं बोलूँगा और मैं बाद में बताऊँगा इसके ऊपर। तो इसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये जो विषय है बाबा साहब अम्बेडकर के जो आर्थिक विचार है और जाति के बारे में या जाति के परिप्रेक्ष्य के बारे में, तो उसके बारे में क्या बोला जाए। आप सभी लोग बाबा साहब के विचारों से काफ़ी अच्छे से परिचित है, आपने पढ़े हैं, आप सबके घर में भी किताबें हैं और आपके जो माता पिता या दादा दादी ये लोग हैं, इन्होंने जाति के काफ़ी बुरे अनुभव लिए हैं या जाति व्यवस्था के बुरे अनुभव से वो निकले हैं। अभी हम लोग जो है या हमारा जो जनरेशन है शायद बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, जाति व्यवस्था का उतना तकलीफ नहीं है ऐसा नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या तकलीफ़ें आज के भी समय में हो सकती है, लेकिन जितना अमानवीय पद्धति का जीवन हमारे मतलब पिताजी या उनके पहले की पीढ़ी ने अनुभव किया है, उतना तो हम नहीं कर रहे हैं। ये सबको मतलब मालूम है, क्योंकि हम इतने अच्छे कपड़े पहन के इतने सुंदर विहार में इतने शांति से बैठे हैं, ये बात बिल्कुल संभव नहीं थी। किसी भी प्रकार की संपत्ति रखना, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग या किसी भी प्रकार के ऊंचे कपड़े पहनना, ऐसी स्थिति हमारे पुरखों को नहीं थी, कई सदियों तक नहीं थी। तो जाति व्यवस्था ये ऐसा विषय है कि मतलब जिसके बारे में हर बच्चा यहाँ का मतलब जानता है, क्योंकि उसको पहली कक्षा में अगर स्कूल में डालना है तो पूछते उसकी जाति क्या है। हाँ, अभी मेरे बच्चे का मैं एडमिशन किया हूँ दूसरे स्कूल में, मतलब उसने 1-2 स्कूल चेंज किए, तो उसकी कोई कास्ट नहीं है, मतलब उसके जो सर्टिफिकेट पर कास्ट नहीं है। और जब उसका टीसी मैंने स्कूल में दिया तो वहाँ के हेडमास्टर ने वो लिया नहीं। बहुत दिन तक मुझे वहाँ पर 2-3 चक्कर काटने पड़े कि बोले इसमें कास्ट लिखी नहीं है, हम रजिस्टर में क्या लिखे। मैं बोला जैसा दिया है वैसा लिखो, तो उन्होंने वैसे रख लिया। फिर 2 महीने के बाद में बुलाया कि इसमें बोले कास्ट नहीं है, क्या लिखना है, क्या कैटेगरी लिखना है। तो मैंने बोला हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट लोगों को कास्ट नहीं होती है, तो ये सर्टिफिकेट है हमारे पास बुद्धिस्ट होने का, तो आप वैसा ही लिखो। कास्ट बोला हिंदू धर्म में होती है, बौद्ध धर्म में कास्ट नहीं होती है, और हम हिंदू नहीं हैं, हम एससी नहीं हैं, हम माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट है। तो फिर कहीं मतलब और 2 चक्कर के बाद में फिर उस हेडमिस्ट्रेस ने उसको मान लिया और फिर वैसा उनके रिकॉर्ड पर उन्होंने चढ़ाया। मतलब इसमें 6 महीने का समय गया। तो उनको मुझे बाकी किताबें और बाकी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है वो ले जाके दिखाने पड़े कि बुद्धिस्ट लोगों को कैसे कोई कैटेगरी होती नहीं, कोई कैसे कास्ट नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको जाति व्यवस्था का जो है मतलब कुछ ना कुछ अनुभव आता है, ये जाति से परिचित है। तो इस विषय के ऊपर मैं क्या बोलूँ ये मुझे लग रहा था। दूसरी बात जो है आर्थिक विचारों के बारे में, ये बहुत ही मतलब क्लिष्ट ऐसा विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है।
और इसके बारे में जो जिसको हम कहते हैं आर्थिक साक्षरता, वो हमारे बीच में नहीं है। हो सकता है कि हमें डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, हम बहुत सारे पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आर्थिकता के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। आर्थिक नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंस कैसे काम करता है, अर्थशास्त्र कैसे काम करता है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसे ये दो मुद्दों पर कुछ बोलना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। अभी बात ऐसी है कि ये दोनों विषय अलग अलग नहीं है। जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, तो वैसे ये जाति और आर्थिकता, ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप उसको किधर से भी देखो, चीज़ एक ही है। मतलब बाहर से दिखाई अलग देती है, लेकिन एक ही चीज़ है वो। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यही सिद्ध किया है। उनके जो आर्थिक विचार है या उनके जो जाति विषयक विचार है, उसमें उन्होंने इसी बातों का विश्लेषण किया है, और उसके लिए उनको मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली है, जो कि डिग्रियां मिलना असंभव है लोगों को। जैसे कि डीएससी की डिग्री जो है, डॉक्टर ऑफ साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, कितने लोगों को मिली है भारत में? मुझे नहीं मालूम कि शायद बाबा साहब के बाद में और किसी को मिली भी है या नहीं। तो इतनी बड़ी डिग्री है वो। तो बाबा साहब जब अमेरिका में पढ़ रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एमए के लिए जो डिसर्टेशन दिया था, तो उनमें उसका विषय था जाति व्यवस्था, भारत की जाति व्यवस्था की निर्मित कैसे हुई उसके बारे में। तो उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था का काफ़ी विश्लेषण किया है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है एकेडमिक बातें हैं, ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई बौद्धिक चीज़ें हैं, वो समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ उसको मतलब दोहरा के समय अपना उसमें नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन भले ही वो क्लिष्ट है, हमने समझना सीखना जरूरी है। जब तक हम उसको समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन, हमारे समाज का जीवन या हमारे देश का जीवन, इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो हमारे सभी बुराइयों की जड़ ये जाति व्यवस्था है, जाति संस्था है। जैसे कि आजकल एक बहुत ही पॉपुलर ऐसी बीमारी चल रही है, मतलब बहुत लोकप्रिय, हर 3 में से 1 व्यक्ति को वो बीमारी है, अगर अभी नहीं है तो कुछ साल में हो जाएंगी। वो है डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। वो मतलब ऐसा बोलते कि जो लोग शक्कर का खाते हैं उनको बीमारी होती है, ऐसा नहीं है। तो ये बीमारी शक्कर खाने से, मीठा खाने से होती है, ऐसा नहीं है। तो ये जो बीमारी है, होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण यह है कि अगर आपको तनाव है आपके जीवन में, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसके कारण आपके बॉडी का जो है चयापचय बिगड़ जाता है। मतलब आपका जो पचन करने का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और फिर वो शक्कर के लिए जो है टॉलरेंट नहीं रहता है। एनीवे, आपने को उस विषय पर बात नहीं करना है, लेकिन मुझे इस उदाहरण से आपको ये बताना था कि एक बार आपके बॉडी का चयापचय बिगड़ गया, मतलब जो पचन करने की क्षमता बिगड़ गई, तो उससे फिर धीरे धीरे आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, धीरे धीरे अलग अलग बीमारी आने लगती है। एक बीमारी नहीं आती है, मतलब शक्कर बढ़ती है बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है, लेकिन इसके कारण फिर आपकी आंखें की दृष्टि कम होती है और बहुत कुछ होता है। आप सबको पता है क्या क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे वो आपकी पचन संस्था बिगड़ जाने से ये सब बीमारियों का उद्गम होता है, और ऐसी सभी परिस्थिति को लोग डायबिटीज़ कहते हैं, मतलब मोटा मोटे तौर पर। उसी प्रकार से ये जो जाति संस्था है या जाति की जो बात है, वो बात के कारण अपने स्वयं के जीवन में और साथ ही साथ समाज के जीवन में और देश के जीवन में हर प्रकार की समस्या निर्माण हो गई है। मतलब आप किसी भी प्रकार की समस्या को आपके नज़र के सामने लाइए, सोचिए, तो आपको उसका जो कारण है वो जाति में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आप नागलोक से निकले हो और गेट की तरफ जा रहे हो इस लेक्चर के बाद में, आपको अगर रास्ते पर कुछ चॉकलेट के रैपर्स पड़े हुए मिलेंगे या कुछ कचरा पड़ा हुआ मिलेगा, तो वो कचरा जो वहाँ डालने की जो मानसिकता है, वो भी जाति व्यवस्था की मानसिकता से निर्माण हुई है। अगर व्यक्ति जाति व्यवस्था की मानसिकता से मुक्त है, तो ऐसे कचरा रास्ते में नहीं डालेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है वो आदमी के मन को पूरी तरह से मतलब पंगु बना देती है, उसको खुद की जिम्मेदारी उठाने से रोक देती है। तो इसके बारे में आपको जानना है तो बाबा साहब का और एक ग्रंथ है जिसको आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं,
उसका नाम है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद निर्मूलन। तो जाति के क्या क्या मतलब दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, उसका बाबा साहब ने उसमें बहुत अच्छे से जिक्र किया है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जाति व्यवस्था ये सभी दुखों का, सभी समस्याओं का, सभी परेशानियों का कारण है। और जब तक इससे हम मुक्त नहीं होते इस अवस्था से, तब तक हमारा एक व्यक्ति करके, एक समाज करके, एक देश करके विकास नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और डॉक्टर आम्बेडकर ये जो शब्द है, डॉक्टर आम्बेडकर इस नाम में ही इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को समाया हुआ है। ये बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी कार्य उनके जीवन में किए हैं, अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग समय में, वो सभी इसी प्रोजेक्ट का वो एक हिस्सा है। तो चाहे फिर वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे फिर वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, या किसी भी स्तर पर हो, ये सभी कार्य जो है वो जाति व्यवस्था को समूल तरीके से नष्ट करने के कार्य पर उनका मतलब प्रयत्न रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि इसी जाति व्यवस्था के कारण फिर जो आर्थिक स्थितियां है, आर्थिक चीज़ें हैं, आर्थिक संसाधन है, आर्थिक निर्मित के स्रोत है, वो सभी जो है सभी वो डिस्टर्ब हो गए हैं, सभी जो है अविकसित रहे हैं। तो छोटे छोटे देश काफ़ी आगे जाते हैं, प्रगति करते हैं, लेकिन अपना इतना बड़ा देश और इतना अमीर देश होकर भी अविकसित देशों की लिस्ट में आता है। तो इसका यही एक कारण है। तो इसके ऊपर कैसे हम देखें, इसके ऊपर कैसे आगे बढ़े, तो उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था बात करते समय। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है वो लेक्चर में 15 अक्टूबर 1956 के। उसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि बम्बई में एक बस्ती है और उस बस्ती में कुछ महिलाएं रहती है। तो वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छा जीवन जीती है। वो सुबह उठती है तो वो आवाज़ लगाती है, अरे सुलेमान, पाव बिस्किट चाय लेके आ जाओ। और वो मतलब महिलाएं जो है अच्छा जीवन जी रही है। मतलब वो पाव बिस्किट चाय खाना बम्बई में बहुत बड़ी बात है शायद उस समय की। लेकिन बाबा साहब कहते हैं, मेरी महिलाओं के पास में ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसे ऐशो आराम का जीवन नहीं चाहिए पाव बिस्किट खाने का, तो हमें हमारी इज्जत प्यारी है। अभी ये जो शब्द है इज्जत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म लेने का जो हेतु था, वो किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं था, तो वो आध्यात्मिक लाभ के लिए था। उन्होंने खुद ही ये बातें कही है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकती है। आध्यात्मिक लाभ मतलब क्या है कि क्या हमने हमारी गृहस्थी छोड़नी है, हमारा व्यवसाय, हमारा जो भी कोई करियर है वो छोड़ना है और फिर भिक्षु होकर रहना है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए? ऐसे भी विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो बात ऐसी नहीं है। तो इज्जत या स्वाभिमान का जीवन, इसका मतलब है कि नैतिकता का, मॉरलिटी के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर जीवन जीना। नैतिकता ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर समाज में कार्य करना है, समाज के लिए योगदान देना है, तो उसके पास में दो गुण होने चाहिए, दो हथियार होने चाहिए। एक है उसकी मॉरलिटी और दूसरा है रीज़न, मतलब वो सोच सकना चाहिए, उसको विचार करने को आना चाहिए। तो बौद्धिकता होनी चाहिए। बौद्धिकता और चारित्र्य, ये दो ऐसे सद्गुण हैं, ये जो गुण हैं जिसके कारण जो है वो व्यक्ति समाज को मदद कर सकता है, दिशा दे सकता है, उसका लीडर बन सकता है। तो ये दो गुण नहीं है तो वो खुद भी विकसित नहीं हो सकता और दूसरों को भी विकसित नहीं कर सकता है। तो अभी इसमें जो शब्द आए हैं, मतलब नैतिकता या मॉरलिटी और रीज़न, तो इसका क्या मायने रखता है? तो इसके पीछे हमको डॉक्टर आम्बेडकर एक प्रोजेक्ट करके क्या है उसको हमने जानना जरूरी है। तो बाबा साहब आम्बेडकर निश्चित ही एक आधुनिक पुरुष थे, आधुनिक महापुरुष थे। आधुनिक का मतलब है
कि ये जो आज की दुनिया है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है, खास करके पश्चिमी देशों में जो वैल्यूज़ है, जो मूल्य है, उनकी तरफ देख के उसको आधुनिक कहा जाता है। आधुनिकता में मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो आता ही है, जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं, क्योंकि साइंस में क्या होता है, कोई भी चीज़ जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक उसको स्वीकारा नहीं जाता। तो रीजनिंग में वही होता है कि जब तक हम किसी चीज़ का रीज़न नहीं देते, किसी चीज़ को ठीक से सोचते नहीं हैं, तब तक हम उसको केवल अंधश्रद्धा के आधार पर हम स्वीकार नहीं सकते ना। विश्वास रखना अलग बात है, लेकिन अंध विश्वास रखना ये दूसरी बात है। तो बाबा साहब ये प्रखर बुद्धिवादी व्यक्ति थे, तो उन्हें रीज़न को बहुत महत्व दिया है, बौद्धिकता को महत्व दिया है। तो आधुनिकता में कुछ बातें आती है, तो पहली बात तो यही आती है कि उसमें रीजनिंग होना चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए, बस साइंस के साथ में एग्री होना चाहिए। दूसरी जो बात है उसमें डेमोक्रेसी है, लोकशाही। अभी डेमोक्रेसी शब्द अपन सुनते ही आपको लगेगा कि ये क्या पॉलिटिक्स पर बोलने वाला है, पॉलिटिक्स की बात है। और ख़ास करके हमारे संघ में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, राजनीति के ऊपर में बात करना मतलब आंख पर छिपकली गिरने जैसी एक लोगों की मानसिकता है। क्योंकि हम धार्मिक है तो हमने राजनीति की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सोच थोड़ी थोड़ी अभी बदल रही है, क्योंकि हम जितने धार्मिक है उतने हम समाज का भी हिस्सा है। बाबा साहब ने हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया है, तो इसलिए हम इस अंग को दुर्लक्षित नहीं कर सकते। मतलब हम कितने भी आध्यात्मिक हो, फिर भी हम समाज में रहते हैं, तो हमारा एक वोट एक व्यक्ति करके एक राजनीतिक हिस्सेदारी है। तो डेमोक्रेसी शब्द का यहाँ पर मुझे राजनीति के बारे में बात करना नहीं है, तो डेमोक्रेसी की कुछ वैल्यूज़ है उसके बारे में मुझे बात करना है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो उसमें डेमोक्रेसी की जो बात है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इसके साथ की जाती है। डेमोक्रेसी में जो है हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता, उसके रहने की, विचार करने की, आचरण करने की, यहाँ वहाँ जाने की, लिखने की, बात करने की, ऐसी स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता के ऊपर में बहुत कुछ कहा जा सकता है। और स्वतंत्रता ये फिर मैं कहूँगा कि गहराई में जाकर ये भी एक आध्यात्मिक वैल्यू है, मूल्य है, ये भी कोई राजनीतिक नहीं है। लेकिन राजनीतिक उसका एक्सप्रेशन होता है, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राजनीतिक है। लेकिन अंततः वो हमारे मन में एक वैल्यू है लिबर्टी की, मुक्ति की, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने दुर्गुणों के ऊपर विजय पाया है वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जैसे कि हमारे बुद्ध है। तो उसी प्रकार से जो है इक्वेलिटी की जो बात है वो बहुत ही गहरी बात है। हम हमेशा किसी को हमसे नीचा नहीं तो हमसे ऊपर देखते हैं। हम किसी को हमारे बराबरी का एक व्यक्ति करके नहीं देखते, किसी को वो देखे। अभी पुरुष स्त्रियों की तरफ देखेंगे तो उनको स्त्री करके देखते, उनको मनुष्य करके देखते नहीं। स्त्रियां जब पुरुषों की तरफ देखती है तो उनको पुरुष करके देखती है, मनुष्य करके देखती नहीं है। भले ही हमारे अंदर कुछ नैसर्गिक बदल होंगे, लेकिन फिर भी हमें एक जैसा ही मन है, हमें एक जैसी भावनाएं हैं, हम एक मनुष्य है, एक ह्यूमन है। तो ये जो इक्वलिटी की बात है वो है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को हम इक्वलिटी की दृष्टि से देखें, ना कि उसके लिंग, जाति, देश, भाषा, उसका वर्ण या और किसी भी प्रकार, उम्र, ऐसे किसी भी जो बातें हैं इसके आधार पर भेद ना कर सके। लेकिन इसमें आगे जाके हमें थोड़ी चर्चा करनी है। महत्वपूर्ण बात जो है वो है हमारे आर्थिकता के साथ में भी, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थितियों के आधार पर लोगों के स्टेटस रहते हैं या उनके क्लास रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोग भेद करते हैं, मतलब भेद करने के इस प्रकार के अलग अलग प्रकार है। और जब समता इस बात के बारे में सोचते हैं, एक डेमोक्रेटिक मतलब क्वालिटी करके, गुण करके, तो उसमें सभी प्रकार के समान व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। कम से कम कानूनी तौर पर और हमारे अधिकारों के तौर पर तो भी समान उस पर अधिकार है, समानता की बात है। लेकिन हम वास्तव में देखें तो समानता दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, क्योंकि देश के जो संसाधन है वो बहुत ही कम प्रतिशत लोगों के पास में है, और बहुसंख्य लोग जो है
वो बहुत ही दरिद्री का मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, विपन्न अवस्था में जीवन जीते हैं। और ऐसी ज़िंदगी चले जाती है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है डेमोक्रेसी की वो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी एक ऐसी बात है, बंधुत्व एक ऐसी बात है कि दूसरों को एक भरोसा दिलाती है एक साथ जीवन जीने के लिए। उसमें डर नहीं पैदा करती है। जो डर पैदा करने की अवस्था है वो डेमोक्रेसी में नहीं आती है। डेमोक्रेसी में किसी बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक के ऊपर में डर होना ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फ्रैटर्निटी ये एक गारंटी है। भगवान बुद्ध और उनका धम्मा इस किताब में बाबा साहब इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि मैत्री ऐसी चीज़ है कि जो गारंटी देती है दूसरों को। तो डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और भी बातें हैं लेकिन मैं यहाँ अपने विषय तक सीमित रखता हूँ। जैसे न्याय है, जस्टिस, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा अभी। तो डेमोक्रेसी जब बोलते हैं तो उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी ये तीन चीज़ें आती है। मतलब कोई मॉडर्न होने का ये एक क्राइटेरिया है। मतलब रीज़न होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और तीसरी जो बात है वो है मार्केट इकोनॉमी। तो मॉडर्निटी में मार्केट इकोनॉमी है, बाजारू अर्थव्यवस्था। मतलब आप कुछ भी सेल कर सकते हो, आप कुछ भी वस्तु या सेवा आप देकर उसको सेल करके पैसा कमा सकते हो। मतलब इस बाजारू अर्थव्यवस्था में सभी के लिए एक समान संधि है। इस बाजारू अर्थव्यवस्था में कोई भी सम्मिलित हो सकता है और पैसे कमा सकता है। इसीलिए तो देखो ना, जो अपने बच्चे हैं या अपने भाई है, दोस्त है, जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, सिंगापुर में, मलेशिया में जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो वहाँ जो लोगों को यहाँ पर मजदूरी भी नहीं मिल सकती है, मतलब मजदूरी करके काम पर नहीं रख सकते हैं, वो लोग वहाँ जाके कार खरीदते हैं, अच्छा घर खरीदते हैं, बहुत अच्छे जीवन जीते। तो उसका क्या कारण है? मेरा एक दोस्त है, उसको खाना भी बनाना नहीं आता था। शुरुआत में उसको हमने जॉब दिया था, सूर्य और मैंने। तो वो बर्तन धोने का काम करता था 2-3 महीने, क्योंकि वही एक वो कर सकता था। वो युवा लड़का था, घर में पला बड़ा बहुत अच्छे से, तो कभी काम नहीं किया, कभी माँ को मदद नहीं किया किचन में, तो उसको कुछ खाना बनाने का नहीं आता था। बाद में उसने सीख लिया, वो बहुत अच्छा आदमी है, उसने मतलब मेहनत करके सीख लिया। लेकिन आज वो इंग्लैंड में रहता है, उसके पास कार है, घर है वहाँ पर, मतलब उसको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का जॉब नहीं मिल सकता था। उसको मतलब सूर्य, पद्मवीर जी और मैं, हमने उसको एक जॉब दे दिया कि चलो भाई तुझे कुछ नहीं आता ना तो किचन में हेल्प कर हमको। तो ये क्यों संभव हो गया है कि जिस व्यक्ति को भारत में मतलब किचन में भी मतलब मजदूरी नहीं मिल सकती है, वो इंग्लैंड में जाके इतना डेवलप क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ समानता का तत्व है। वहाँ पर जो है आपके अंदर में जो क्वालिटीज़ है उसको रिस्पेक्ट है। आप मेहनत कीजिए और आप कमाई कीजिए, तो किसी भी प्रकार का वहाँ पर करप्शन नहीं है। किसी मतलब हो सकता है लेकिन हम लोगों को वो अनुभव में नहीं आता है। आप जो काम करेंगे उसका आपको पैसा मिलता है, उसमें किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। मैंने मेरे स्कूल डेज में देखा था कि बहुत सारे जो टीचर्स है उनको उनका पगार नहीं दिया जाता था। तो एक टीचर एक बार मेरे घर में आया और मेरे भाई लोगों से डिस्कस कर रहा था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। तो बात ऐसी थी कि हमारे घर के पास में एक नया हाई स्कूल शुरू हुआ था और उस हाई स्कूल में टीचर्स लोग की भर्ती हो गई, लेकिन उनको बोला गया कि आप लोग जो है वो 20,000 पे साइन करना है और आपको हम केवल 2,500 देंगे। मुझे वो कुछ समझ में नहीं आया, एक बच्चा करके, लेकिन बाद में मुझे पता चला और उसमें कि एक टीचर जो है वो आत्महत्या करने की बात कर रहा था, इसलिए वो हमारे घर में आया था बात करने के लिए। बहुत डरा हुआ सा था। वो बोले मैं किराया कैसे दूँ, मेरे माता पिता को कैसे करूँ, पढ़ाई के लिए मैंने इतना खर्चा किया है, 2,500 में मैं कैसे चलाऊँ। ये शायद 30-35 साल पुरानी बात है, तो 2,500 रुपये उस समय ज़्यादा ही होंगे, लेकिन 20,000 रुपये क्या कम थे क्या? मतलब 20,000 में से जो है वो लगभग 17,500 रुपये वो जो संस्था का मालिक है वो अपने पास ले रहा था। तो इस प्रकार से ब्लैक मनी तैयार होता है। मतलब अपने यहाँ इस प्रकार से करप्शन है। लेकिन वही व्यक्ति अगर इंग्लैंड में होता तो उसको पूरे 20,000 रुपये तुरंत मिल गए होते। वो भी उसका टैक्स काट कर तुरंत, इमीडिएटली। उसको कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की साइन की ज़रूरत नहीं, किसी को बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वहाँ जाते हैं, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप होने के लिए और वो विकसित होते हैं। तो वो स्थिति अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ में
मार्केट इकोनॉमी नहीं है। अपने यहाँ जो इकोनॉमी है वो जाति पर आधारित है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो मॉडर्निटी की मैं क्वालिटीज़ बता रहा था। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें रीज़न होना चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, इसमें जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होना चाहिए, और ये मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए। तो इसके अलावा भी इसकी और कुछ क्वालिटीज़ है जिसमें मतलब आर्ट है, कल्चर है, ये भी होता है, लेकिन वो उसके ऊपर मैं अभी नहीं बोलूँगा। तो ये जो कास्ट सिस्टम है उसके कारण भारत में जो है सभी जो क्षेत्र है वो अपंग हो चुके हैं, पैरालाइज्ड हो चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ सभी पैरालाइज हो चुके हैं। किसी ऑफिस में जाओ काम नहीं बनता है, घूस देनी पड़ती है। किसी रोड पे जाओ, रोड कल ही बना है लेकिन रोड पे खड्डे पड़े हैं, या कोई ब्रिज गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि बूटीबोरी का कोई फ्लाईओवर खस गया था, अब ये भी बनाया है वो। ब्रिटिश लोगों ने 150 साल पहले ब्रिज बनाया, वो अभी जैसे के वैसे है, और हमारे ब्रिज जो है गिरते। क्यों? क्योंकि उसमें जो लागत नहीं लगी है, उसमें करप्शन हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स जो है ये लोगों की सेवा के लिए नहीं है। तो जो ठेकेदार है और ठेकेदारों के जो मालिक है उनको मतलब पैसा मिलाने का एक साधन हो चुका है, तो इसलिए ये ऐसे चीज़ें होती है। तो एनीवे इसमें हमारा मेन मुद्दा क्या है कि बाबा साहब के विचार क्या थे इस बारे में। तो बाबा साहब के जो विचार है, सबसे पहले उनकी बात ये थी कि जाति एक मानसिक स्थिति है। जाति मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है, तो जाति एक अपने मन की स्थिति है। इट इज़ अ नोशन। नोशन मतलब संज्ञा, मतलब एक संबोधन, एक विचार। तो जाति जब तक मन में है तब तक व्यक्ति वैसा ही विचार करेगा, वैसा व्यवहार करेगा। जैसे आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अनुसार ही वो फ़ोन काम करता है, वो हार्डवेयर काम करता है। तो उसमें अगर जाति का सॉफ्टवेयर डाला है तो जाति का ही वो आचरण करेगा। बचपन से ही बच्चों को अगर बता दिया कि वो निचली जाति का है, उसके साथ मत खेल, या वो ये है वो है। जैसे मैंने देखा कि लड़कियों को बोलते हैं कि तू लड़की है, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, ऐसे कपड़े मत पहन, तू बाहर मत जा, तू ये मत खेल। तो उनको मतलब एक ऐसे तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि वो स्त्री है तो उसने अलग प्रकार से रहना है, और बच्चे की मतलब अलग प्रकार से परवरिश होती है। तो ये जो बातें हैं ये मन में निर्माण होती है। मन में हम भेद करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये निचले जाति का है, उच्च जाति का है, या ये काला है, ये गोरा है, ये साउथ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये मराठी बोलने वाला है या हिंदी बोलने वाला है, इस प्रकार से। तो ये जो जाति की मानसिकता है इतनी गहरी तक चली गई कि हम बौद्धों में भी वो दिखाई देती है। मतलब बौद्ध होने के बाद में भी लोग जाति व्यवस्था की मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। मतलब घर में बाबा साहब की फोटो होंगी, बुद्ध की मूर्ति होंगी, बहुत सुंदर पूजा स्थान होगा, और सब कुछ होने के बावजूद जो व्यवहार है वो जाति व्यवस्था के आधार पर होगा। जैसे कि खास करके नागपुर में जो है वो 12.5 प्रकार की सब कास्ट है, उपजातियाँ है, और आप कितना भी ना कहे लेकिन लोगों के मन में वो जाति होती ही है, और वो है उनके व्यवहार में दिखाई देती है। किसी संस्था के कार्य में, किसी कार्यक्रम के संचालन में, या किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम में ये बातें दिखाई देती है। और एक खास करके तब दिखाई देती है जब शादी करने की बात आती है। तो शादी करने में कितना भी लड़का या लड़की काबिल हो, उनको पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि वो अपनी सब कास्ट के नहीं है ऐसा देखा जाता है। मतलब रिजेक्ट करने का कारण सब कुछ होता है। मतलब लड़की देखी जाती है, बातें होती है, वो एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, और जब वो पक्का करने का समय आता है तब तक घर की कोई महिला बोलती है, अरे वो तो कोसरे है, ये बावने हैं। होता है ना। और फिर बिना कुछ बताए वो शादी कैंसिल होती है। लड़की लड़का सोचते रहते कि क्या हो गया है। मतलब हम अच्छे एजुकेटेड है, एक दूसरे से जानते हैं, अच्छी फैमिली के हैं, लेकिन क्या हो गया। घर के लोग बोलते तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन शादी नहीं हो सकती है। तो एनीवे, तो ये जो है मानसिकता, ये इसके ऊपर हमने कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। मतलब दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए,
दूसरे समाज को, लेकिन हम हमारे ही ऊपर कार्य करना जरूरी है, क्योंकि हम हमारे ही पैर खींचते रहते हैं, हम हमें ही पीछे खींचते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखते रहता हूँ, जहाँ वहाँ जाता हूँ तो अपने लोगों के कोई अच्छे से बिजनेस नहीं डेवलप हो रहे हैं, कोई अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है, कोई अच्छे घर नहीं बन रहे हैं, मतलब अच्छा जीवन नहीं जी रहे। क्यों नहीं जी रहे हैं? दूसरे लोग तकलीफ दे रहे इसलिए नहीं है, आपस में झगड़े करते रहते हैं, घर के घर में झगड़े करते रहते हैं, भाई भाई झगड़े करते रहते हैं, बहन झगड़े करते रहते हैं, मेरे संपत्ति का हिस्सा दे दो, टूटे मूटे घर को ही वो उसमें हिस्सा मांगने के लिए लड़ते रहते हैं। उनके पास क्वालिफिकेशन है, एनर्जी है, तरुण है, फिर भी बाहर जाके काम नहीं करते, उसी बस्ती में रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा मतलब पॉइंट आउट करता हूँ वो है कि वहाँ की जो भाषा, उसी भाषा को वो पकड़ के बैठते हैं, वो भाषा को छोड़ने के तैयार नहीं रहते। अगर आप उनसे मिलने का जाओगे, बोलते हैं चलो, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मुझे वो नहीं आता बोलने को, लेकिन वो एक उससे पता चलता है कि ये आदमी कौन से एरिया में रहता है। उसकी भाषा से ही तुरंत पता चलता है कि ये पंचशील नगर में रहता है या इंदौरा में रहता है। और दूसरा कोई व्यक्ति बात करता है तो वो समझते हैं कि ये कोई तो मतलब पश्चिम नागपुर से है या धर्मपेट से है, ऐसा। तो ये क्यों है? ये क्योंकि हम हमारी पुरानी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है, और जब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमारी जाति की मानसिकता के कारण ये ऐसे संस्कार हमारे ऊपर है, और ऐसे संस्कार है तो विकास कैसे होगा? तो हम मॉडर्न कैसे बनेंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि जाति एक मानसिक अवस्था है, और उस मानसिक अवस्था पर कार्य करने के लिए हमें हमारे मन में परिवर्तन करना पड़ेगा, और मन में परिवर्तन करने के लिए हमें बौद्ध बनना पड़ेगा। तो बौद्ध बनना मतलब हमारे मन को परिवर्तित करने से संबंधित है, और मन को परिवर्तित करना मतलब हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने जैसे। और ऐसा हम करेंगे तो एक नया प्रकार का समाज बनेगा, एक नया प्रकार का देश बनेगा, तो जिसमें ये वैल्यूज़ होंगी और लोग हमें आदर की तरफ से देखेंगे। तो ये करने के लिए जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है हमारी नैतिकता के तरफ, मॉरलिटी की तरफ, हमारे शिलाचरण की तरफ। ये सबसे अहम बात है। अभी ये शिलाचरण शब्द इतना मतलब चावून चौथा झालेला आहे, मतलब हर कोई उस पर बात करता है, और लगता है कि पंचशील के बारे में बात करना मतलब शील का बात करना, तो इतना साधारण उसका अर्थ नहीं है। इसमें दो शब्द है, शील और आचरण। शील मतलब निश्चित ही जो है वो पहले पंचशील है उसके बारे में है, और आचरण मतलब हमारा सुबह से लेकर रात तक का आचरण कैसे होता है, हम कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो ये जो हमारी रहन सहन की बातें उसको आचरण करते हैं। तो शील और आचरण ये दोनों भी हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिससे लोग हमारा आदर करें, लोग हमारा रिस्पेक्ट करें। लोग करे या ना करे, अगर हम शिलाचरण से रहते हैं तो लोग हमारा रिस्पेक्ट करेंगे ही। मतलब वो ऐसी नेचुरल बात है, ऐसी वो धार्मिक बात है कि वो मांगने से नहीं मिलती, अपने आप मिल जाती है। और कोई व्यक्ति अगर दुशिलाचरणी है, मतलब जिसका शिलाचरण ठीक नहीं है, तो उसके पास कितना भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, लोग उसके सामने तो नहीं लेकिन पीछे जरूर बोलेंगे कि ये आदमी बेकार है करके। तो जैसे किसी सड़े हुई चीज़ की बास निकलती है, उसी प्रकार से जो जिसका शिलाचरण ठीक नहीं, ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग जो है वो पीछे में बिल्कुल बात करते हैं। तो शिलाचरण ये जो बात है, ये बात हमें हमारे डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, हमारे सभी प्रकार के डेवलपमेंट की तरफ। पहली बात तो यह है कि हम सभी को समान देखने लगते हैं, सभी के साथ में हम मैत्री से व्यवहार करने लगते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब एक व्यावहारिक तौर पर एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक रिस्पेक्टफुल जीवन होता है, एक रिस्पेक्टफुल व्यवहार होता है दूसरों के साथ में। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, क्योंकि आपका शिलाचरण अच्छा है इसलिए आपका जो समाज में वैल्यू बढ़ता है। कोई किसी घर में अगर कोई व्यक्ति मतलब धम्माचरण करने वाला पैदा होता है
तो उस व्यक्ति का विकास नहीं होता, उस पूरे फैमिली का विकास होता है। हाँ, और उस फैमिली का नहीं तो उस समाज का, उस गांव का विकास होता है। तो ये बहुत दुर्लभ बात है कि धम्म का आचरण करने वाले लोगों का अस्तित्व रहना। तो आप शिलाचरण करने लग जाएंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपका जो है विकास होगा। जो दूसरे बौद्ध लोग हैं वो आपके साथ में नाता जोड़ेंगे, आपका कनेक्शन बढ़ेगा, और कनेक्शन बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो जाएगी। तो शिलाचरण से दूसरा जो लाभ है वो धन लाभ है, मतलब शिलाचरण पालन करने से ये भी आपको एक फायदा होता है। तो शिलाचरण या नैतिकता का जीवन जो है वो इसके ऊपर एक उपाय है। तो ये जो शिलाचरण है ये हमारी अभिव्यक्ति से संबंधित है। अभी बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है, लेकिन बहुत सादी सरल चीज़ ऐसी है कि हम जो व्यवहार करते हैं, जो भी हमारा आचरण होता है, जो सुबह से शाम तक जो भी आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे घर में जाने के बाद में, तो आपको पता चलेगा आपका जो व्यवहार है आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गई है उसके कारण चलता है। प्रोग्रामिंग मतलब आपके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, आपका जो सॉफ्टवेयर बना है, बचपन से आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, बार बार मतलब जो आपने डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर, टीवी से है, न्यूज़पेपर से है, आपके पड़ोसियों से है, रिश्तेदारों से है, हाँ, तो जो आप बार बार डाउनलोड करते रहते हैं आपके मन में, और आजकल रील देखकर डाउनलोड करते रहते हैं नहीं क्या, मोबाइल में तो ये जो संस्कार है ना, जिसको मैं सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, इसके कारण आपका आचरण चलता है। तो ये आपने देखना जरूरी है कि क्या मेरा सॉफ्टवेयर सही है, क्या ठीक है क्या। आपका सॉफ्टवेयर अगर खराब है, हाँ, उसमें वायरस है, तो आपका आचरण भी ऐसे ही होगा, निश्चित ही है ना। अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है तो आपका आचरण भी अच्छा होगा कि नहीं। तो जो सत्यता है, जो अंतिम मतलब क्या बोलेंगे उसको, धर्मता है या ट्रूथ है, वो तो प्योर है, वो तो शुद्ध है। हाँ, मतलब जो मन है हमारा वो प्योर है, शुद्ध है, उसमें ना नकारात्मक बातें हैं ना विधायक बातें हैं, वो न्यूट्रल है। लेकिन जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम उसमें डालते हैं वैसे वो मन अपना नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है, और जो नेगेटिव या पॉजिटिव बनेगा तो वैसे ही हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव व्यवहार होता है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव बातें तो कहने की बातें हैं, हाँ, मूलतः हमारा मन परिशुद्ध है। लेकिन जो हमारे मन में चलता है वो बहुत जरूरी स्टेज है। वो स्टेज जो है उसमें हमारा मन कलुषित होने के कारण, मतलब खराब सॉफ्टवेयर के कारण जो है वो ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता है, और ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता है तो उसका जो परिणाम है हमें जो दुख कारक ही मिलता है। दुख कारक शब्द के अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ दुख कारक शब्द के दो ही अर्थ में बोल रहा हूँ बात करने के लिए आपसे। पहला यह है कि आपकी असमानता की आपको मतलब बर्तनुक मिलती है, दूसरे लोग आपको एक तो नीचा भला बुरा कह के ट्रीट करते हैं, हाँ, और दूसरा आपके पास में मतलब आर्थिक कमजोरी हो जाती है, मतलब आपके पास में जो धन है या उसके स्रोत है वो उपलब्ध नहीं रहते। तो ये दूसरे मतलब दुख के दो लक्षण मतलब बता रहा हूँ मैं व्यावहारिक तौर पर। लेकिन आप अगर नैतिकता से जीवन जीने लग जाएंगे तो ये दोनों भी इसमें परिवर्तन आ जाएगा। लोग आपका रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपको अच्छे से व्यवहार करने लग जाएंगे, आदर से व्यवहार करने लग जाएंगे। अभी देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब इस विहार में आते थे कार्यक्रम के लिए, हाँ, तो लोग उनको दूर से ही जय भीम बोलते थे, है ना। लेकिन इसमें से कुछ लोगों की अभी अभी ब्रह्मचारी की दीक्षाएं हो गई है तो लोग उनको झुक के प्रणाम कर, दोनों हाथ जोड़ के। तो ये जो बदल है क्यों है? हाँ, आदमी तो वही है, आदमी तो वही आते रहता है हर संडे को, हाँ, उसी प्रकार के कपड़े पहन के उसी प्रकार से आता है और आपको जय भीम करता है। लेकिन अभी आपके अंदर जो चेंज हो गया है, क्यों हो गया? क्योंकि अभी वो ब्रह्मचारी है, अभी वो अलग प्रकार का जीवन जी रहा है। पहले भी तो व्यक्ति था वो, लेकिन उसके अंदर में ये जो बदलाव आया है वो बदलाव क्यों आया? क्योंकि उसने दशशील लिए, उसने नैतिकता का जीवन जीने का रास्ता चुना है, तो इसलिए उसको रिस्पेक्ट देते। उसी प्रकार से
क्योंकि वो व्यक्ति नैतिकता से जीवन जीता है, इसलिए उसको अनेक जो है वो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती है। मतलब वो व्यक्ति को उसके जॉब में बढ़ोतरी मिल सकती है, या वो व्यक्ति जो है उसको अचानक कोई बोनस मिल सकता है, या उसको वो कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई काम चेंज कर सकता है और उसको बहुत अच्छे से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो ये एक ही चीज़ के दो दृश्य ऐसे परिणाम हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो जो जाति व्यवस्था है उसने जो आर्थिक संसाधन है या आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर इतना नुकसान किया है कि उसको पूछो मत। अभी मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं आम्बेडकर थॉट में स्टूडेंट था तब हमको बताया गया था कि जाति व्यवस्था के कारण किस प्रकार से नुकसान होते हैं। पहली बात यह है कि आजकल आप वो देखते हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मतलब पहला परिणाम उसका यह है कि जितनी ऊंची जाति है उसको उतना लाभ होता है, और जितनी नीचे जाति है उनको उतना नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति एक विशिष्ट जाति का है और वो अगर किसी ऑफिस में जाता है या पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो उसकी कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती, उसको छोड़ दिया जाता है बात करके। तो अभी कई घटनाएं ऐसी हुई है पिछले कुछ सालों में। तो लोग बड़े बड़े कांड करते हैं लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो एक विशिष्ट जाति के हैं, विशिष्ट समुदाय से आते हैं। और कोई एक आधा व्यक्ति है, अगर उसका नाम कुछ अलग है, मतलब कोई वाघमारे है, कामले है, या कोई हुसैन है, ऐसा अगर व्यक्ति होता है, भले उसने कुछ किया ना हो, उसके नाम के कारण ही उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी कोई जमानत लेने के लिए भी नहीं आ सकता, इतना डर निर्माण होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो स्टेटस है उसके कारण आपको ये ट्रीटमेंट मिलती है। तो जिसका जितना बड़ा स्टेटस उतना उनको फैसिलिटीज़ या लाभ, और जितना जिनका स्टेटस लो उनको उतना नुकसान या उनको उतनी शिक्षाएं मिलेंगी। तो ये जाति व्यवस्था का परिणाम है, और इसी स्टेटस के आधार पर उनको उनके आर्थिक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आपकी जाति ऊंची है तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगा, आपकी जाति नीची है तो आपको कहीं जॉब नहीं मिल जाएगा। और ये भारत के बाहर नहीं होता है। एक मैं पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मतलब आपको बोर ना हो इतना क्लिष्ट विषय कह करके। तो मैं कुछ साल इंग्लैंड में रहा था, और ताकि मैं नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट रखता था, और मेरे काफ़ी दोस्त थे, तो इसलिए मुझे वहाँ लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में मतलब 2 साल पढ़ाने के लिए, और वहाँ का कुछ जो वेबसाइट्स वगैरह है वो देखने के लिए वहाँ उन्होंने मुझे रख लिया। मतलब मैं वापस आना चाहता था भारत में, लेकिन वो बोले कि नहीं, आप थोड़ा सा अनुभव लीजिए। और मुझे भी लगा लंदन बड़ा अच्छा शहर है, चलो वहाँ रहते हैं, तो मैं वहाँ रहने लग गया। तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, मतलब समता का जो ट्रीटमेंट है वहाँ मुझे पहली बार अनुभवने को मिला। जैसे मैं पहले ही दिन वहाँ रहने चला गया तो एक व्यक्ति ने मुझे पूरा लंदन बुद्धिस्ट सेंटर घुमा के दिखाया, और उसने मेरे हाथ में एक चाबी दी और बोले ये कार की चाबी है, आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हाँ, जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप यहाँ आए। लेकिन एक ही बात ध्यान में रखो, बोले कि आपको लेके जाना है तो डायरी में सिर्फ लिखना है कि ये दिन को आपको लेके जाना है, कभी भी नहीं लेके जाना है। मतलब उनका वो सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अनुसार मतलब वो बुकिंग हो गया तो आप ले जा सकते हैं। तो फिर वहाँ कुछ दिन के बाद में एक और व्यक्ति भारत से आया, किसी धम्माचारी की सिफारिश से वो वहाँ पर आया, और वो मतलब बाय बर्थ ब्राह्मण था, धम्ममित्र था वो, और उसको वहाँ पर एक शॉप में काम दे दिया गया। तो एक शॉप में उसको काम करने को दिया। तो एक दिन क्या हो गया, 2 महीने के बाद में वो अचानक आ गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकने लगा मुझे और झगड़ने लगा। और फिर वहाँ के जो चेयरमैन है उनके पास में जाके बोला कि ये आदमी की हैसियत है यहाँ बैठने की, ये जगह पे मैं बैठना चाहिए, मैं यहाँ कंप्यूटर पर बैठ के काम करना चाहिए, और इसको भेज दो शॉप में काम करने के लिए। हाँ, इस प्रकार से उसने बहुत गुस्से में बातें की, क्योंकि वो ब्राह्मण था और वो मतलब पूरा अपना गुस्सा निकाला उसने, मतलब कुछ अपशब्द कहते हुए। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे और बाकी लोग थे उन्होंने बड़ी शांति से उसको सुन लिया। 2 लोगों ने उसको पकड़ के लेके जाए, बोले थोड़ा शांत हो जा, इसके ऊपर विचार करेंगे।
वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने वो काम करना चाहिए, टेबल पर बैठ के, कंप्यूटर पर मतलब बैठ के काम करना चाहिए, और इस व्यक्ति को यहाँ से मेरे नज़र से हटाओ, इसको शॉप में भेज दो, यहाँ कहीं भी भेज दो। हाँ, तो वो लोगों को लगा कि अरे ये बहुत ज़्यादती हो गई, एक बुद्धिस्ट करके ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब, और वो भी इंग्लैंड में तो नहीं करना चाहिए। तो वो मानने को तैयार नहीं, उसको लगा कि मुझे एक बहुत बड़े धर्माचार्य ने मेरी सिफारिश की है और मेरा कोई कुछ ये नहीं कर सकता है, तो मेरी बात ये लोग मान लेंगे क्योंकि मेरी पहुंच डायरेक्ट ऊपर तक है, डायरेक्ट मतलब 2 नंबर के जो धर्माचार्य है उनके तरफ मेरी पहुंच है। लेकिन बात 4 बजे तक सॉल्व नहीं हुई, वो अपने ही मतलब जाति की जो बड़ी ये रहती है ना, क्या बोलते हैं, घमंड, उसमें था। तो फिर उन लोगों को लगा कि अभी कुछ करना चाहिए क्योंकि चीज़ें जो है अभी हाथ के बाहर जा रही है, वो सुन नहीं रहा है। तो 5 बजे उन्होंने क्या किया मालूम है, उसका रात को 9 बजे का टिकट बुक कर दिया मुंबई का और उसको 2 लोगों ने पकड़ के रखा 2 तरफ से, उसको खाना वाना खाओ बोले, चाय पिलाए, और उसको पकड़ के हिथ्रो एयरपोर्ट लेके गए और उसको डिपोर्ट किया वहाँ से। बोले तेरा सामान हम बाद में भेज देंगे कुरियर से, तो उसको डिपोर्ट कर दिया उन्होंने। तो इससे कहने का तात्पर्य क्या है कि वहाँ पर असमानता या इस प्रकार की जाति की मानसिकता नहीं चलती है। लेकिन अपने यहाँ अगर वो व्यक्ति होता ना, तो वो कंप्यूटर का जॉब क्या, वो तो मतलब चेयरमैन बन गया होता किसी संस्था में, मतलब अध्यक्ष बन गया होता वो। और अगर मतलब मैं रहता तो मुझे तो कहीं मतलब बिहार में वगैरह झाड़ू पोछा मारने को बोलते, कि बोलते तुम झाड़ू पोछा करो, क्योंकि ये जो है ये जाति व्यवस्था का परिणाम है। ये जो उदाहरण है आपको थोड़ा सा हंसने के लिए लगता होगा, लेकिन ये रियल उदाहरण है और ये मानसिकता की अभिव्यक्ति का उदाहरण है। तो पहली बात यही है कि जाति व्यवस्था के कारण जो है आपका स्टेटस बनता है, ऊंचा स्टेटस ऊंचा जॉब, नीचा स्टेटस नीचा जॉब, और नीचा जॉब बोले तो नो मनी, उसमें कोई पैसा नहीं है। आपको मतलब मैंने गांव में देखा है कि केवल आधी भाकर दे के काम करवाते थे लकड़ी फोड़ने का, हाँ, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। तो लेकिन जो भटजी है वो पूजा करता है तो उसको दक्षिणा दी जाती है, उसको पैसे दिए जाते थे। तो ये फर्क है मतलब आर्थिकता का, मतलब अर्थव्यवस्था का, जाति के ऊपर आधारित। दूसरा ये है इसमें कि जाति आधारित समाज व्यवस्था में जो है जो लेबरर्स है, जो काम है, उसका विभाजन होता है। मतलब कामों का विभाजन नहीं होता है, कामगारों का विभाजन होता है। मतलब जिसकी ऊंची जाति है उसके लिए अलग व्यवस्था है, जिसकी उसके 2 नंबर की है उसको अलग व्यवस्था है, 3 नंबर की उसको अलग व्यवस्था है, 4 नंबर की उसको अलग व्यवस्था है, और जो 4 नंबर के नीचे है उनको एकदम अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो जैसे मतलब जो ब्राह्मण वर्ण है तो उनको टीचिंग या बड़े बड़े ऑफिस में मैनेजर, डायरेक्टर, इस प्रकार के जॉब्स होते हैं, कहाँ जज वगैरह ऐसे। जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षत्रिय, उस प्रकार के लोग हैं तो वो मिलिट्री में या खेती में वगैरह, जमीन जुमला ऐसे में वो रहते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में, तो उनके पास में वो बिजनेसेस रहते हैं, उसका पैसा उनके पास रहता है। और तीसरे जो है, जो व्यापारी जो है, वैश्य, वो दूसरे किसी को बिजनेस में आने ही नहीं देते, उनका बिजनेस का मोनोपोली होता है। यह अभी अभी मैंने नागपुर में देखा है। मैं कई साल पहले नागलोक के लिए एक कंपनी बनाना चाह रहा था, तो मैं एक कंपनी सेक्रेटरी के पास गया कि बोला देखो मुझे एक कंपनी बनाना है नागलोक के लिए, तो मदद करो। तो उसने नाम वाम पूछा, बोले हम नहीं बना सकते। मैं बोला क्या बात है, आपका जो फीस है ले लो। नहीं बोले हम नहीं बना सकते, आप किसी और के पास जाइए। मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? तो बोले प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक एसोसिएशन है कंपनी सेक्रेटरीज का और सीएज का, मतलब चार्टर्ड अकाउंट्स का। तो उन्होंने ऐसा बनाया है कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कुछ काम नहीं करना है, तो जो सिंधी मारवाड़ी है उनके लिए ही करना है। तो फिर मुझे दूसरे एक मतलब बुद्धिस्ट सीए के पास जाना पड़ा और वहाँ से वो काम करना पड़ा। लेकिन वो अलग स्टोरी है, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो भाषण तो बड़े अच्छे देते हैं लेकिन प्रोफेशनल काम नहीं करते, तो वो काम बहुत डिले करते हैं। तो उसके ऊपर हम सभी ने काम करना चाहिए। हमारे अंदर से बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स निर्माण होना चाहिए, तो बहुत अच्छे काम बनने चाहिए।
ताकि हम ऐसे दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड ना रह सके। लेकिन कहने का मतलब यही है कि हमारी आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर जाति का जो सिक्का लगा है, धब्बा लगा है, उसके कारण हमें जो है आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रहना पड़ता है। फिर अगली बात जो है कि मोबिलिटी नहीं रहती है, मतलब हमारा व्यवसाय बदल करने की हमें इजाज़त नहीं होती है। मतलब अगर कोई लोहार है तो उसके बच्चे ने लोहार ही बनना है, हाँ, वो टीचर नहीं बन सकता है। या टीचर है तो उसके बच्चे ने जो है वो डॉक्टर नहीं बनना है। तो इस प्रकार से जो है एक जाति व्यवस्था में थोड़ा रिजिडिटी होती है। अभी उसको मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, लेकिन आप देखते होंगे कोई वकील है तो उसका बेटा भी वकील बनता है। अगर कोई व्यक्ति इस देश का क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो उसका बेटा भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। तो मतलब ये जो परंपरागत व्यवस्था चलते आई है वो जाति के ऊपर आधारित है, क्योंकि उनको वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है, वैसे ही उनको जो है परिस्थिति मिलती जाती है और वो उस प्रकार से जो सत्ता और संसाधनों पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि जाति के कारण इस प्रकार से आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 3 प्रकार के जो अभी मैंने नुकसान बताए, इसके सिवा भी और बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन इसके कारण इतना हम पैरालाइज हो गए हैं कि हम कोई हमारा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। अगर बिजनेस खड़ा किया तो लोग उसमें से कोई खरीदने को नहीं आते हैं, या मतलब इस प्रकार से बातें। लेकिन अगर ये मार्केट इकोनॉमी है तो वहाँ पर क्या है, जिसकी वस्तु अच्छी है उसको लोग खरीद लेते हैं, वहाँ क्वालिटी को इम्पोर्टेंस है, ना कि आपकी जाति को। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण आजकल जैसे अमेज़ॉन है या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग कंपनीज़ है, ऑनलाइन कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर मार्केट है, मतलब ऑनलाइन जो बिजनेसेस है, तो उसमें क्या है ये नहीं देखा जाता है कि आप किस जाति के हैं। हाँ, ये वस्तु है किसी चमार के घर में तैयार की है या किसी मराठा के घर में, इसको मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है, वस्तु की क्वालिटी कैसी है, हाँ, वो दाम में कितनी सस्ती है और क्वालिटी में कितनी अच्छी है, तो उसको लोग खरीद लेते हैं। तो डेमोक्रेसी में या मार्केट इकोनॉमी में ये फ़ायदा है कि आपके हुनर का चीज़ होता है, उस आपकी क्वालिटीज़ का जो है वो वैल्यू मिलता है। तो इसलिए ये सभी जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब बातें जो है जो बॉइल डाउन होती है वो धम्म की प्रैक्टिस के साथ में, धम्म के आचरण के साथ में। मतलब जितना हमारा नैतिक जीवन अच्छा, उतना हमारा जो रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, अच्छा रहेगा। जितना हमारा रिस्पेक्ट और वैल्यू अच्छा रहेगा उतने हमें आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाएंगी, जिससे हमारा आर्थिक विकास होगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आर्थिक चीज़ों का जाति के साथ में सीधा सीधा संबंध बताया है और वो किस प्रकार से परिणाम करता है ये भी बताया है। तो इसीलिए जाति मुक्त समाज निर्माण करना जरूरी है, और जाति मुक्त समाज जो है वो बाहर में रेडीमेड मिलने वाला नहीं है, वो हमें हमसे ही शुरू करना है। हमें सबसे पहले हमारे अंदर की जो 12.5 जाति है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद में जो बाहर में जो जातियाँ है या भेद है, जैसे स्त्री या पुरुष है, अमीर या गरीब है, तो ये जो स्टेटस है ये छोड़ के हमें एक भाई बहन करके एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम एक दूसरे को ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही हम बाबा साहब के विचारों पर जो है अमल कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित ही हम सब ने लाभ लेना है, हम सब ने एक सशक्त, एक विधायक, क्रिएटिव ऐसा समाज बनना है, और उस सब की जो नींव है वो आर्थिकता में होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहते नहीं कि सभी प्रकार के सोंग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन पैसे का सोंग नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए पैसा जो है अच्छे तरीके से कमाना चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए आजकल जो अर्थव्यवस्था है उसको समझना भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था बहुत खोखली हो गई है, और थोड़ी देर पहले मैंने जो उदाहरण बताया कि आदमी काम करता है 20,000 का और उसको मिलते हैं 2,500, तो इस प्रकार की परिस्थिति में आप कैसे पैसा कमाएंगे, आप कैसे जीवन जिएंगे? तो बहुत सारे जो लोग हैं, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहाँ के खास करके किसान लोग बहुत आत्महत्या करते रहते हैं यवतमाल से। हाँ, वो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी लागत ही इतनी ज़्यादा है खेती को, और फिर साल भर वो खेती करते रहते हैं, उनको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जब उनका क्रॉप आता है तो उसमें उनका खर्चा नहीं निकलता, और
फिर बैंक का कर्जा कैसा दिए, साहूकार का कर्जा कैसा दिए, ये सोचकर वो आत्महत्या कर लेते। लेकिन वो अपना कुछ नहीं करते, मतलब उन्होंने अगर अपना कुछ विकास किया तो वो लोग भी बहुत अच्छे आर्थिक विकास कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर एक व्यक्ति है, वो खेती करता है, उसकी संतरे की खेती है और बहुत सारी खेती है। तो उसका लड़का लंदन में पढ़ रहा था, वो वापस आया और उसने पिताजी को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया कि उसने एक मार्केटिंग कंपनी बनाई, तो अपने ही खेती के जो संतरे हैं उसको बक्से में पैक करके वो एक्सपोर्ट करता है। तो उसको इतने पैसे मिले कि उसके पिताजी को नागपुर का सबसे प्रगत किसान करके पारितोषिक मिला। और मतलब बहुत पैसे कमाए उन्होंने। वो जहाँ रहते थे वहाँ उन्होंने दूसरा फ्लैट खरीद लिया, मतलब हमारे बगल में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अगर केवल संतरों को पैदा करके मार्केट में भेजते हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, कभी आप अच्छे जूते खरीद नहीं सकते या बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं डाल सकते। लेकिन वही प्रोड्यूस जो है आपकी खेती का, उसको आप अच्छा मार्केटिंग करते हो तो आपको बहुत पैसा मिल सकता है। तो इस प्रकार से मतलब जो क्रिएटिव बातें ढूंढनी चाहिए, वही परंपरागत व्यवसाय, वही परंपरागत चीज़ें छोड़नी चाहिए। हमने दूसरे जगह जाना चाहिए। दूसरे अगर जगह हम जाते हैं तो हमारा बहुत विकास होता है, हम उसी जगह रहते हैं तो विकास होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं मारवाड़ी सिंधी लोगों की एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो है ना, ज़्यादातर उनका उगम है राजस्थान में होता है। हाँ, राजस्थान के लोग होते हैं, लेकिन वो काम के लिए, बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी अभी मैं कुछ दिन पहले नेपाल के बहुत ऊंची जगह पर गया था, बहुत ही ऊंची जगह पर, मतलब वहाँ चाइना बॉर्डर है, वहाँ तक गया था। तो वहाँ पर मतलब बस्ती नहीं, बहुत कम घर है, पूरा मतलब ठंडा डेजर्ट है वो। हाँ, लेकिन वहाँ पर मारवाड़ी की दुकान थी। मैं बोला यहाँ क्या करते हैं? नहीं, बोले हम 20 साल से यहाँ आ गए हैं, करते हैं बिजनेस। हाँ, काठमांडू से माल लाते हैं, यहाँ बेचते हैं बोले। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब ये जो लोग हैं ये बड़े मेहनती है, ये दूर दूर जाके व्यवसाय करते हैं। मैं कुछ साल हैदराबाद में था तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ का जो पूरा बिजनेस मार्केट है वो सिंधी मारवाड़ी के कब्जे में था। मतलब कोई लोकल तेलुगु मतलब हैदराबादी लोग उनके कब्जे में नहीं था। वो बड़े बड़े जो दुकान है वहाँ के, बड़ी बड़ी एजेंसीज है, शॉप्स है, वो सब उनके ही थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ढाढ़स भी रखना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है, और उस प्रकार से वहाँ जाके हमें आर्थिक सक्षम बनाना चाहिए। तो समय हो गया है, तो संक्षिप्त में मैं फिर से वही बातें दोहराता हूँ कि जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही खतरनाक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे मन को, जिसने पैरालाइज कर रखा है, और उसके कारण हम कुछ नहीं कर पाते। और जाति का ही दूसरा नाम जो है वो आर्थिकता से जुड़ा है। एक ही नाणे सिक्के के दो पहलू है वो। तो हम अगर हमारे मन को परिवर्तित करते हैं, हम हमारा नैतिक जीवन हम ऊंचा बनाते हैं, तो बाकी के हमारे जीवन के अंग अपने आप सुधर सकते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे लिए इज्जत प्यारी है। तो हम केवल पैसे के पीछे पड़ेंगे तो हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हम एक नैतिक जीवन जी कर मिला सकते हैं। जितना कि हम ईमानदारी से और शील के आचरण से कमा सकते हैं, उतना हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए केवल पैसे के पीछे पड़ना और उसी जगह रहना, थोड़े पैसे के पीछे पड़ना, ये ठीक नहीं है। हमने थोड़ा बड़ा चित्र देखना चाहिए, हमने ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। हमारे बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा समाज जो है सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो बाबा साहब के जो आर्थिक विचार है और जाति व्यवस्था के, इसको हमने गहरे से पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप खरीद लाइए, आपके घर में रखिए, और फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाइए, और अपने मन से जाति व्यवस्था का जो सॉफ्टवेयर है उसको निकाल डालिए, वो वायरस को निकाल डालिए। तो खास करके एक वॉल्यूम है, मुझे अभी नंबर याद नहीं है, जिसमें बाबा साहब के इकोनॉमिक थॉट्स के ऊपर में कुछ किताबें हैं। और ये सब किताबें बाबा साहब जो है ना 20-25 साल के थे तब लिखे थे उन्होंने। मतलब इतनी युवा उम्र में बाबा साहब ने किताबें लिखी है। जैसे कास्ट्स इन इंडिया,
वो हार्डली मुझे लगता है 20-21 साल के होंगे तब लिखा है उन्होंने, अपने एमए के डिजर्टेशन के लिए लिखा था। फिर दूसरा जो है फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ऐसा उन्होंने अपने पीएचडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखा था। उस समय वो हार्डली 23-24 साल के होंगे। और फिर तीसरा जो है उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए लिखा था, जो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। वो तो ऐसा ग्रंथ था कि उसके कारण उन रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई है, मतलब वो, और उसके लिए उनको डीएससी की पदवी मिली है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब बातें आप पढ़िए। इसके अलावा जो है जाति भेद निर्मूलन या एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको पढ़िए। इसके अलावा बाबा साहब का जो धर्मांतरण का लेक्चर है 15 अक्टूबर 1956 का, उसको पढ़िए मतलब पढ़ के रखना नहीं है, उसको बहुत अच्छे से गहरे से स्टडी कीजिए। उसके एक एक शब्द को जो है अच्छे से सोचिए, चिंतन कीजिए उसके ऊपर, और वो अगर हमें ध्यान में आता है तो हमारा बहुत अच्छा विकास हो सकता है और हम बाबा साहब के इन विचारों को सही अर्थ से जान रहे, ऐसा उसका मतलब हो सकता है। तो और फिर से वही बात जो है सादे सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि सत्यता जो है, वस्तुस्थिति जो है, वो शुद्ध होती है, लेकिन उसमें हम जो संस्कार देते हैं, जो सॉफ्टवेयर डालते हैं, उससे वो शुद्ध या अशुद्ध होती है। और वो जिस प्रकार से शुद्ध या अशुद्ध सॉफ्टवेयर बना है हमारे मन में, वैसे हमारी अभिव्यक्ति होती है हमारे शील के आचरण से। हमारा बुरा व्यवहार हो सकता है या अच्छा व्यवहार हो सकता है। तो ये हमारा व्यवहार हमें सुधारना है तो हमारे मन को हमें सुधारना जरूरी है। ठीक है, तो सुवीरे जी और नागलोक की जो टीम है, इन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ में बात करने के लिए बुलाया है। और आप सभी भी इतने बड़ी संख्या में और इतने शांति से बैठे हैं, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।